तो कोरोना का खराब दौर गुजर चुका है, अर्थव्यवस्था उससे पूरी तरह उबर चुकी है, यह कहना है आर्थिक सर्वेक्षण का। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, अमन चुग अर्थशास्त्री, साथ ही प्रोफेसर अरुण कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले अमन जी, आपके पास आना चाहूंगा, आप किस तरह से देखते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार का यह कहना आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर कि भारत जो है कोरोना के जो भी दुष्परिणाम थे उनसे उबर चुका है और अब तेजी के साथ बढ़ रहा है? बिल्कुल सही बात है। इसके दो एंगल्स हैं। पहले डाटा के ऊपर अगर हम बात करें तो चाहे हम परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स डाटा को देखें, पीएमआई, मैन्युफैक्चरिंग का देखें तो 57 के करीब चल रहा है, सर्विसेज का देखें तो 58 चल रहा है, यानी कि 50 से ऊपर हम कहते हैं एक्सपेंशन है। और 57, 58 का जो डाटा है ये तो 2020 से पहले वाला जो फिगर था उससे भी ज्यादा है। साथ में इंडिया का जो बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स का डाटा जो कि 2020 के आसपास से पहले 100 के पास था, आजकल 135 तक पहुंच गया है। ये डाटे को अगर हम थोड़ा साइड पे भी रखें, अगर हम ओवरऑल देखें तो वर्ल्ड में सर दो तरह की स्ट्रक्चरल शिफ्ट हुई। एक शादी थी चाइना और अमेरिका की जिसको हम चिमेरिका बोलते थे, और एक शादी थी रशिया और यूरोप की जिसको हम यूरशिया बोलते थे। दोनों शादियां जब टूटी और साथ में कोविड का कहर मचा, इस पूरे स्ट्रक्चरल शिफ्ट में ना हिंदुस्तान कॉमोडिटी प्रोड्यूसर था और ना हिंदुस्तान स्टफ प्रोड्यूसर था, यानी कि ना तो माल बनाता था जैसे चाइना बनाता था और ना ही कमोडिटी है हमारे पास, कोई ऑयल नेचुरल गैस कुछ नहीं था। वहां पे कहीं ना कहीं हम फंसते हुए दिख रहे थे। मगर जो रॉबस्ट पॉलिसी थी पिछले 5 साल में जो बजट में पेश किया, स्पेशली जो हमने कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी से कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्रिवन इकोनॉमी बनाई, उसके कारण ही हम ये सारी स्टेज को पार करते हुए आज हम रॉबस्ट एनवायरनमेंट में हैं। और मुझे लगता है अगले 10 साल का जो मॉर्गन स्टैनले का डाटा देख लो, चाहे आईएमएफ का देख लो, रॉबस्ट ग्रोथ हिंदुस्तान की ही बताई जा रही है। जी अरुण जी, आपको लाना चाहूंगा इस चर्चा में, क्या आप इस आकलन से सहमत हैं कि जो लोग शहरों से गांवों की ओर गए थे कोरोना के कारण, अब वो वापसी कर रहे हैं, शहरों में वापस आ रहे हैं क्योंकि यहां पर शहरों में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं? ऐसा दावा आज के आर्थिक सर्वेक्षण में किया गया है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब एक बड़ी विपदा आई तो हमें रेट ऑफ ग्रोथ नहीं देखना चाहिए, हमको लेवल ऑफ जीडीपी देखना चाहिए। तो अगर 2019-20 जब पैंडेमिक के पहले जो जीडीपी था उससे अब तुलना करें तो हम सिर्फ 8% आगे बढ़े 3 साल में, यानी कि एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ जो एवरेज है वो 2.8% के आसपास हुई है हमारे पिछले 3 साल में। तो ये कहना कि हम जो पहले कोरोना के पहले की जो हालत थी उस स्थिति में आ गए हैं, वो बात मेरा मानना है सही नहीं है। दूसरी बात ये, जो ऑफिशियल डेटा होता है वो संग्रहित क्षेत्र के आधार पर डेटा आता है। असंग्रहित क्षेत्र को ये मान लिया जाता है कि जिस प्रकार से संग्रहित क्षेत्र बढ़ रहा है उसी प्रकार से असंग्रहित क्षेत्र बढ़ रहा है, जो कि बात सही नहीं है। आज असंग्रहित क्षेत्र गिर रहा है और संग्रहित क्षेत्र बढ़ रहा है क्योंकि डिमांड असंग्रहित क्षेत्र से संग्रहित क्षेत्र में शिफ्ट हो गई है। तो जो संग्रहित क्षेत्र की जो ग्रोथ रेट है वो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट नहीं दिखाती है। अगर संग्रहित क्षेत्र के और असंग्रहित को दोनों शामिल कर लिया जाए तो हमारी ग्रोथ रेट 0% या -1% के आसपास निकलेगी। तो इसलिए हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो हैं भी नहीं। अच्छा, उसके साथ साथ लेकिन इसमें डाटा जो दिया गया है आज अरुण जी, वो उसमें एक आ गया कि जो एमएससी हमारे हैं जिनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, उनका जो जीएसटी लेवल है वो प्री पैंडेमिक लेवल पर आ चुका है। यानी अगर वो काम अच्छा कर रहे हैं तभी वो टैक्स उसी तरह का दे रहे हैं जो महामारी से पहले दे रहे थे। जीएसटी का 95% संग्रहित क्षेत्र से आता है, सिर्फ 5% असंग्रहित क्षेत्र से आता है। तो जीएसटी के बढ़त में 3 फैक्टर्स अगर आप देखें तो एक तो संग्रहित क्षेत्र का बढ़ना, दूसरा इंपोर्ट्स का बढ़ना, तीसरा इन्फ्लेशन का। तो ये 3 फैक्टर्स है जिसकी वजह से जीएसटी का बढ़ा है। कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स भी कोई असंग्रहित क्षेत्र वाला नहीं देता, वो भी संग्रहित क्षेत्र से आ रहा है। तो हमारा जो टैक्स कलेक्शन बढ़ा है वो यही दिखा रहा है कि संग्रहित क्षेत्र तो बढ़ रहा है पर असंग्रहित क्षेत्र गिर रहा है। उसका उदाहरण आप देखें कि जो ई कॉमर्स है वो 30-40% बढ़ रहा है, जबकि जो नेबरहुड स्टोर है वो गिर रहा है। उसी तरह एफएमसीजी सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, लेदर गुड सेक्टर है, इन सब में आप देखें तो संग्रहित क्षेत्र बढ़ रहा है। तो इसलिए जो आईएमएफ का डेटा है वो भी सही नहीं है, क्योंकि आईएमएफ कोई डेटा कलेक्टिंग एजेंसी तो है नहीं, वो तो जो सरकार का डेटा है उसमें 0.5 इधर उधर करके वो डेटा दे देते हैं। तो जो बैंकों का डेटा आता है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी का, वो भी डेटा में वही गलती है जो सरकार के डेटा में। हमें फोकस करना है असंग्रहित क्षेत्र पे। अगर असंग्रहित क्षेत्र पे फोकस नहीं करेंगे तो हमारी जो डिमांड है वो ठीक से बढ़ेगी नहीं। लेकिन जी अरुण जी, मैं अमन जी को लाना चाहूंगा। अमन जी, इसमें जो आज आर्थिक सर्वेक्षण दिया गया, हालांकि अरुण कुमार जी कह रहे हैं कि असंगठित क्षेत्र की बात करना बेहद जरूरी है, लेकिन कृषि क्षेत्र की अगर बात करें
तो एक बहुत ही सुनहरी तस्वीर इसमें दिखाई गई है। बताया गया है कि काफी अच्छा जो है तरक्की भारत ने की है कृषि क्षेत्र में और ये काफी मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है। तो जो बात प्रोफेसर अरुण कुमार कह रहे हैं कि आप दो चीजें हैं, तस्वीर के दो पहलू हैं, दोनों को ही साथ साथ रख करके देखना होगा। संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों की बात साथ साथ आपको करनी होगी। देखिए, पहली बात तो अगर हम यही बोल दें कि डाटा ही खराब है, फिर तो बहस ही खत्म हो गई। क्योंकि अगर हम IMF के डाटा को भी खराब कर दें, इंडियन प्लानिंग जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे RBI या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अगर हम उसके डाटा को भी खराब कर दें, फिर तो हम बात ही नहीं कर सकते। हैविंग सेड दैट, हम इसको साथ में ये भी समझें कि अगर रेगुलेटेड कॉर्पोरेट हाउसेस चलते हैं, जो कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कॉर्पोरेशन टैक्स बढ़ रहा है, GST बढ़ रहा है, MSMEs का बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली इनडायरेक्टली सप्लाई चेन में, बॉटम ऑफ द सप्लाई चेन में इन्फ्लेशन बढ़ा है, इसके कारण हो रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ा है, इन्फ्लेशन तो वर्ल्ड में बढ़ा है। हम इन्फ्लेशन के नेट में भी, इन्फ्लेशन के नेट में भी हमने रियल GDP ग्रोथ ऑन एन एवरेज 7% ली है। अगर वो ये कहते हैं कि पिछले 3 साल में हमने ऑन एन एवरेज 2.5% का ग्रोथ लिया है, तो 2020 में तो वर्ल्ड में ही पूरा क्रैश था। तो हिंदुस्तान की GDP में भी क्रैश आया, जो कि $3 ट्रिलियन से ऑलमोस्ट 2.4 की तरफ आ गई थी। उसके अलावा अगर हम कुछ 5-7 चीजों को और समझ लें, सबसे पहला पॉइंट यह है कि हिंदुस्तान में जो हाउस होल्ड हैं, उनकी जो एवरेज लेटर से पर कैपिटा इनकम है, जो $2200 के करीब रहती है, वो ऑलमोस्ट अब हम कह रहे हैं 2030 में $5500 पहुंच जाएगी। पहला पॉइंट। दूसरा, क्रेडिट टू GDP रेशियो, यानी कि जो एक तरह से लेंडिंग हो रही है। लेंडिंग कब होगी? जब एक्सपेंशन हो रही है। एक्सपेंशन अगर हो रही है तो 57% से हम 100% क्रेडिट टू GDP रेशियो की बात कर रहे हैं, 17% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ के हिसाब से। तीसरा पॉइंट, हिंदुस्तान एक जमाना पहले जो सामान बनाता था वो एक्सपोर्ट मार्केट में एक्सेप्ट नहीं होता था, मगर जो हमने रिसेंटली जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स के ऊपर फोकस किया, और वहां पे भी मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, PLI के तहत जो वर्ल्ड के जो टॉप कॉर्पोरेट्स थे जो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करने आए हैं, उसी के तहत तो जो अनरेगुलेटेड कॉर्पोरेट है उसका भी फायदा हो रहा है। और कॉर्पोरेट जो ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट शेयर है वो हम डबल 4.5% ऑफ द वर्ल्ड। मैं माफी चाहता हूं अमन जी, मेरे पास समय की कमी है। आप बहुत अच्छी तरह से जानकारी दे रहे हैं, लेकिन समय का अभाव है। अरुण कुमार जी, जाते जाते आप अगर संक्षेप में 30 सेकंड में 1 मिनट पे अपनी बात कहना चाहें, जो बात अमन जी कह रहे हैं कि आंकड़ों को आपको विश्वास कहीं ना कहीं तो करना होगा। आपको सरकार के, IMF के अगर कहते रहे कि आंकड़ों पर ही सवाल उठाते रहेंगे तो फिर तो बात ही नहीं हो पाएगी। नहीं, ऑल्टरनेट आंकड़े तो उपलब्ध हैं। सरकार को ऑल्टरनेट आंकड़े जो उपलब्ध हैं उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो जो असंगठित क्षेत्र है उसमें जो गिरावट है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए जी। और वो हमारे जो GDP के डेटा में आता नहीं। दूसरा, जो अमन जी कह रहे हैं कि आगे 2030 तक ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो किसने देखा? अभी तो हमको यही नहीं पता यूक्रेन युद्ध में क्या होगा, तो 2030 तक क्या हो जाएगा अभी तो कुछ आइडिया नहीं है। तीसरी बात यह है कि जो RBI के आंकड़े बता रहे हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 72 पे है। अब 72 पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगी तो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा नहीं। जो पीक पे था 2012-13 में 36% पे, वो गिर के 31% हो गया था। वो बढ़ेगा नहीं जब तक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं बढ़ेगी। और जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स है जो RBI का, वो अभी भी 80 के लेवल पे है, जबकि वो पैंडेमिक के पहले 104 के लेवल पे था। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं होगा, तो अर्थव्यवस्था में ग्रोथ कैसे आएगी? जी अरुण जी, माफी चाहूंगा, मेरे पास समय की बहुत ही कमी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से समझाने के लिए, इस जटिल विषय को बताने के लिए आखिर किस तरह की तस्वीर भारतीय अर्थव्यवस्था की बनती दिख रही है। और कल जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करने के लिए संसद में आएंगी तो वाकई उनके सामने क्या क्या चुनौतियां रहने वाली हैं।